ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी और अब मैं खाली हूं और इंडिया गठबंधन के साथ बैठकर अब इस देश के सड़कों पर निकलूंगी। सोचिए, 30 लाख वोटों का अंतर है बीजेपी और ममता बनर्जी में चुनाव में हार और जीत का। वोट कितने काटे गए? 90 लाख। 90 लाख में 27 लाख लोगों को ट्रिब्यूनल जाना था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अगली बार दे लीजिएगा। एक और खबर देखिए, ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, पहले पत्रकार थे। इन्होंने एक जानकारी दी है। क्या आपका वोट सुरक्षित है? एमके स्टालिन, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी के हार के पीछे चौंकाने वाली समानता और आंकड़े बेहद खतरनाक हैं। एमके स्टालिन कोलाथुर में 1.2 लाख वोट कटे, हार का अंतर 8,000। ममता बनर्जी भवानीपुर में 51,000 वोट काटे गए, हार का अंतर 15,000। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में 42,000 वोट काटे, हार का अंतर 4,000। ये निष्पक्ष संस्था नहीं बल्कि बीजेपी का चुनावी टूल किट बन चुका है। ये बड़ा आरोप लगा है। सोचिए, जो नए वोटर ऐड होते हैं वो सब के सब बीजेपी को ठीक उतना ही वोट एक्स्ट्रा मिल जाता है जितना नए वोटर ऐड होते हैं, और विपक्षी दलों का उतना ही वोट कम हो जाता है जितने वोट काटे जाते हैं। तो एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि क्या कर सकते हैं हम। राहुल गांधी का वो पूरा ट्वीट आप देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, मेरी मजबूरी है, आज मुझे मोबाइल के साथ ही आपके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। सोचिए, ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने उनसे बात की है और वो सभी नेताओं के साथ बैठक करेंगी, बात करेंगी। तो हो सकता है कि कोई बड़ा आंदोलन शुरू हो जाए। आज मैं जंतर मंतर पर था, भले 5 लोग थे, 10 लोग थे, लेकिन उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट की पूरी कहानी बताई है। वो चाहे तो आप देख सकते हैं। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया वो सुनिए, जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। ये वो ट्वीट है जो राहुल गांधी ने चुनाव हारने के बाद एक बड़ा उन्होंने लिखा है। असम एंड बंगाल आर क्लियर केस ऑफ द सेक्शन बीइंग स्टोलन बाय द बीजेपी विद सपोर्ट ऑफ चुनाव आयोग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझ पर केस मत कीजिए, राहुल गांधी पर केस कीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि असम और बंगाल में साफ साफ बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर चुनाव को चोरी किया है। बी एग्री विथ ममता बनर्जी जी, मोर देन 100 सीट्स वेयर स्टोलन इन बंगाल। मैं ममता बनर्जी से सहमत हूं कि 100 सीटों की चोरी हुई है और ये हमने मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र लोकसभा 2024 के चुनाव में देखा है। चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब चारा ही क्या है? ये राहुल गांधी के शब्द है। चुनाव चोरी, संस्था चोरी, अब चारा ही क्या है? सवाल है कि क्या इस देश में इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं। वो तमाम आरोप मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, उसके बाद दिखाऊंगा कि बीजेपी के बंगाल का क्या हश्र है। और जो लोग, सोचिए, वो पत्रकार जो कह रहे थे कि लुंगी वाले मारपीट करते हैं, वो पिछले 12 घंटे में देख लें, कल शाम तक नतीजे आए हैं। अभी नई सरकार, मुख्यमंत्री भी नहीं बना है, और देख ले कि कौन लोग सड़कों पर मारपीट कर रहे हैं। सवाल है कि इस देश का, मैं सबका तो नहीं जानता, लेकिन मैं टीवी अखबार में नौकरी कर चुका हूं। मैं चुनाव आयोग तो नहीं रहा, लेकिन मैं टीवी अखबार में नौकरी कर चुका हूं 2014 तक। मैं जानता हूं कि टीवी अखबार के लोग, उसमें बैठे लोग किस जाति के हैं और वो किस तरह से इस सरकार के साथ खड़े हैं। जबकि वही लोग, ममता बनर्जी हो या मायावती जी हो या अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव की जब सरकार थी, लालू यादव की जब सरकार थी, हेमंत सोरेन की जब सरकार थी, तब क्या रिपोर्टिंग करते थे, कैसे बाल का काल खींचा जाता था। लेकिन सोचिए, वो तमाम आरोप मैं आपको बता रहा हूं। सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं का आभारी हूं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश, हेमंत सोरेन, तेजस्वी नेताओं ने मुझे फोन किया। अखिलेश कल मुझसे मिलने आएंगे। अब मेरा लक्ष्य साफ है। मैं एक आजाद पंछी हूं। इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के मिलकर आगे की रणनीति बनेगी। मैं बीजेपी से नहीं, चुनाव आयोग से हारी हूं। ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने नहीं देंगी इस्तीफा, कहा मैं हारी नहीं, इस्तीफा नहीं दूंगी। सवाल है कि क्या होगा इस्तीफा नहीं देंगी तो? विधानसभा में उनको बहुमत साबित करने के लिए कहा जाएगा या फिर राष्ट्रपति शासन लेगा। लेकिन ममता बनर्जी बड़ी हिम्मत दिखा रही है। वो एक महिला है, उन्होंने कल भी कहा है, सोचिए, वो ब्राह्मण समाज की महिला है। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के नेताओं का क्या क्या नहीं हुआ होगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद ईवीएम में 80 से 90% चार्ज है? यह कैसे हो सकता है? ठीक यही बात 2017 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा था। तब किसी ने भरोसा नहीं किया था।
मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जब देश आजाद हुआ तो बहुत लोग तो इस देश के बहुजनों के वोट देने के पक्षधर नहीं थे। SC ST पर लोग अपने नौकरों को जिताते थे। जब इस देश में 80 के दशक में दलित पिछड़ों का राजनीति में वर्चस्व बढ़ा, तब बूथ लूट का खेल होने लगा। लोग अपने दरवाजे पर बूथ बनवाते थे। और जब 90 के दशक में कुछ OBC के लोग सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, तब कहा गया कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है और उसके बाद राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया। और अब तो बहुजन समाज के पास न पैसा है और न आप कुछ कर सकते हैं। तो वो तमाम सारे सवाल मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि TMC हारी है, महत्वपूर्ण यह है कि वो किस तरह से हारी है। वोट चोरी का पायलट प्रोजेक्ट महाराष्ट्र चुनाव से शुरू हुआ, फिर उसे SIR के रूप में लागू किया गया। वही डिलिमिटेशन के बहाने गैरी मैंडरिंग का, या आसान भाषा में कहे तो सुविधा अनुसार चुनाव क्षेत्र या सीट को बदलने का योजना को असम में अंजाम दिया गया। विपक्ष खेल समझ गया था, इसलिए जब महिला आरक्षण का खेल में डिलिमिटेशन का बिल संसद में आया तो पूरे विपक्ष ने इसे हरा दिया, मगर असम में तो नुकसान हो ही चुका था। यूं ही नहीं, विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव संसद में लाया था। इस खेल को समझना होगा, संघर्ष अभी बाकी है। इसलिए राहुल गांधी ने आज फिर मुख्य चुनौती की तरफ सबका ध्यान खींचा है, क्योंकि बीजेपी द्वारा बिछाई इस बिसात पर, दाव पर लोकतंत्र और भारत का भविष्य लगा है। ये वो तमाम खबरें हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता में लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चुनाव आयोग बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि TMC ने कम से कम 80 से 100 सीटों को लूटा गया है। हम हारे नहीं है, हराया गया है। उन्होंने साफ कहा कि बंगाल में वोट चोरी और ज्यादा क्या, क्योंकि हमने कड़ी लड़ाई लड़ी। अगर चुनाव आयोग बिक जाए, न्यायपालिका से न्याय न मिले, इससे इतने लोगों का SIR में नाम निकल दिया जाए, अधिकारी एक तरफा काम करें, तो क्या होगा। ये ममता बनर्जी के सारे आरोप हैं। ये मैं सारे आरोप पर क्या बता रहा हूं, लेकिन मीडिया क्या लिख रहा है, टीवी अखबार क्या लिख रहा है। फिर से कुछ लोग लिखने लगे, चुनाव ऐसे लड़ा जाता है, ये होती है मेहनत, विपक्ष को सीखना चाहिए। इन्हें दिख नहीं रहा चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है, कैसे वोट काटे गए, ज्ञानू कितना निष्पक्ष है, EVM और ED CBI IT का क्या रोल है। आप सच में इतने बेवकूफ़ हैं या नाटक कर रहे हैं? क्या आपने नहीं देखा कि IPAC के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद चुनाव के ठीक बाद उसको छोड़ दिया गया? ये सारी खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। वो तमाम खबरें मैं आपको बता रहा हूं। सोचिए कि ये तमाम खबरें हैं जिसको मैं आपको लेके बता रहा हूं, और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में जो हुआ है वो कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अब उसके बाद गुंडागर्दी की तस्वीरें देखिए। वो तमाम लोग कहां छुप गए हैं जो कह रहे थे कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में गुंडागर्दी हो रही है। चुन चुन कर TMC के दफ्तरों को आग लगाया जा रहा है। चुन चुन कर जो महिला हो, पुरुष हो, जो TMC के समर्थक है, उनको मारा जा रहा है। ये इससे पहले आपने कभी देखा था? क्या हालत हो गई देश की। ये लॉ एंड ऑर्डर है? ये किसी पार्टी का समर्थन है? सोचिए, जो लोग चुनाव अभी खत्म हुआ है और दूसरे लोगों पर हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, सरकार बनने के बाद वो क्या करेंगे? और क्या कोई इस सवाल से पूछ सकता है? कमल हासन ने ठीक कहा है कि अभी तो तुमने मास्क लगाने का ही दर्द झेला है, अगर अब भी चुप रहे तो तुम्हारी नस्लों को चुप्पी का दर्द झेलना पड़ेगा और तुम भविष्य में सवाल नहीं पूछ पाओगे। बड़ा सवाल तो है, जो SIR का मुद्दा है, जो VVPAT का मुद्दा है, जो EVM का मुद्दा है। सवाल है कि अमेरिका में EVM से चुनाव क्यों नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं होता है। सोचिए, वीडियो सुनिए, ये इससे पहले वाले चुनाव आयोग हैं। मैंने कल भी आपको बताया था किस तरह से आज एक पढ़े लिखे आदमी ने मेरा कॉलर पकड़ के कहा कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल जब रोक लग सकता है तो ये ट्रेंड पर क्यों नहीं रोक लग सकता। वो आदमी बिट्स पिलानी का इंजीनियर है। सोचिए, चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि 8:30 बजे काउंटिंग शुरू होती है, 9 बजे पहला ट्रेंड आता है, लेकिन भारत का टीवी अखबार 9 बजे तक किसी एक पार्टी को 200 सीटें जिता चुका होता है। क्या एक मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं डाला जाता है ट्रेंड के बहाने, रुझान के बहाने? और क्या तमाम ब्यूरोक्रेसी और चपरासी से लेकर CM, PM, SP, DM अलर्ट नहीं हो जाते हैं? आप जुडिशियरी में जातिवाद की बात करते हैं। आज खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उड़ीसा हाई कोर्ट के जातिवादी जज ने दलित समाज के लोगों को सजा दी कि तुम थाने की सफाई करोगे। खुद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। आपको लग रहा है कि जातिवाद खत्म है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कभी आपने देखा SC ST OBC के आरक्षण के पक्ष में कोई फैसला आते हुए?
जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे हैं, जबकि संवैधानिक प्रावधान है रिजर्वेशन का। सवाल वही है, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं वो चीफ जस्टिस बनने देंगे। सवाल वही है कि जब ममता बनर्जी के साथ ये सब हो सकता है तो दलित पिछड़े नेताओं के साथ क्या होगा? सोचिए, बहुजन नेताओं के साथ क्या होगा, जिनके पास न पैसा है, न संसाधन है, न टीवी है, न अखबार है। मैं बार बार कह रहा हूं, जातिवादियों का जो जातिवादी सोच के लोग जो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं, जिनके अंदर जातिवाद भरा हुआ है, वो नहीं चाहते कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी वोट डाले, सिस्टम का हिस्सा बने, वो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बने या सीएम पीएम बने। इसलिए मान्यवर साहब ने कहा था कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम। ये समझने वाली बात है। सवाल है कि केंद्र सरकार ने, चुनाव आयोग ने क्यों कहा कि हमें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, केंद्र सरकार के लोगों को तैनात किया गया, बंगाल पुलिस के बदले पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया। ये वो तमाम सवाल है जो देश के लोग पूछ रहे हैं। आप जैसे ही आप एक सर्वे डाल के देखिए सोशल मीडिया पर कि क्या चुनाव निष्पक्ष है, आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ये सारे सवाल पूछ रही हैं, बाकी बहुजन नेताओं की हैसियत नहीं है कि वो सवाल पूछे। बहुजन पत्रकार, सोशल मीडिया पत्रकारों की हैसियत नहीं है कि ये सवाल पूछे, क्योंकि इस देश में अभी भी बहुजन समाज के नेता, बहुजन समाज के कोई पत्रकार या अधिकारी अपने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और संवैधानिक अधिकारों की जब बात करता है तो कहीं ना कहीं चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठा आदमी उसको जातिवादी फैसले में उलझा देता है। तभी तो उड़ीसा हाई कोर्ट के जज ने कहा कि आपको टॉयलेट साफ करना है। ये तो सोशल मीडिया का दौर है, इसलिए मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में। मैं फिर कह रहा हूं, बोलिए, पढ़िए, लिखिए, तभी लोक लाज के डर से आपका लोकतंत्र बचेगा। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।